नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, कल जो हम बात कर रहे थे हिंदी में, तो हिंदी के बारे में जो हम लोग कल बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि राजभाषा क्या होती है और इसके साथ ही साथ राष्ट्रभाषा। तो अभी कुछ तथ्यों को आपको बताना और आवश्यक था। तो दोस्तों, जो हमारी राजभाषा है, राजभाषा को संविधान में दर्जा दिया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा का जिक्र कहीं पर भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलता है। यानी संविधान में जो सिर्फ चर्चा की गई है, वह सिर्फ और सिर्फ जो की गई है वह किसके बारे में बात की गई है? राजभाषा के बारे में की गई है, ना कि राष्ट्रभाषा के बारे में। और जो संविधान में इसको स्थान दिया गया है वह आपकी धारा 343 थी। इसके साथ ही साथ अध्याय 1 है और भाग 17 के अंतर्गत हिंदी को आपका स्थान दिया गया है। यानी अगर इसमें सीधे सीधे अगर मैं बात आपसे कहना चाहूं, तो जो आपकी धारा 343 अध्याय 1 और भाग 17 के अंतर्गत हमारी हिंदी जो भाषा है, इसको वहां पर स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी जो हमारा दिवस है हिंदी दिवस, वो आपको पता है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को जो हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान निर्मात्री जो सभा थी, उसने मुख्य भाषा के रूप में यानी राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया, तथा इसके साथ ही साथ 15 वर्ष के लिए यह प्रावधान रखा कि हिंदी के साथ ही साथ जो उपभाषा के रूप में काम करेगी, वह उपभाषा के रूप में क्या काम करेगी? अंग्रेजी काम करेगी। यानी जब 14 सितंबर 1949 को यानी जब ये बात हुई या प्रस्ताव पारित हुआ, तो इसमें कहा गया कि हिंदी को राजभाषा के साथ ही साथ अंग्रेजी उसकी उपभाषा के रूप में रखा जाएगा। और ये रखने का प्रावधान क्यों था? क्योंकि दोस्तों, जो अहिंदी प्रदेश थे, यानी अगर मैं बात करूं जो आपके अहिंदी प्रदेश थे, अहिंदी प्रदेश का अर्थ होता है, एक होता है आपका हिंदी प्रदेश, यानी एक होते हैं हिंदी प्रदेश। जैसे आप यूपी चले गए, एमपी चले गए, ये क्या है? हिंदी वाले प्रदेश है, यानी यहाँ पर जो हिंदी बोली जाएगी। लेकिन जब आप तेलंगाना की तरफ, गुजरात की तरफ जाओगे तो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाएगी। तो अगर कोई यहाँ का व्यक्ति वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर जाने के पश्चात क्या वह इस तरह से क्रियाकलाप कर पाएगा क्या? जैसे यहाँ बोलता है तो इस तरह से बोल पाएगा? नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों की भाषा को जो वहाँ का व्यक्ति है वो ना समझ पाए, और जो उन लोगों की भाषा है वो भाषा को यहाँ का यूपी का रहने वाला व्यक्ति ना समझ पाए। तो इसी कंडीशन में ही दोस्तों, जो उपभाषा के रूप में रखा गया वह अंग्रेजी को रखा गया। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजी को रखा गया तो अगर कोई भी व्यक्ति होता है, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो हर एक राज्यों में एक जैसी ही बोली जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में हो सकता है, यहाँ पर आप जानते हो कि हिंदी जो है आपकी, यानी एक जगह पर अगर आप यूपी में हो तो इसी को क्या कहते हैं? लौकी कहते हैं। और कहीं पर आप यूपी में ही किसी अन्य जिले में आप चले जाओ तो उसी को घिया के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपकी चीज एक है, लेकिन उसके नाम आपको क्या मिले? परिवर्तित होके दोस्तों मिले ना। तो जब आपको नाम परिवर्तित होके मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ सीधे सीधे आपका ये निकल कर आया कि अब जो व्यक्ति यहाँ से गया वो घिया तो जान नहीं पाएगा कि भाई घिया है क्या। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि उनको शब्दों को वो जान नहीं पाएगा और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में ही दोस्तों क्या किया गया कि उसके जीवन को समृद्ध सुचारू बनाने के लिए या समृद्ध सुचारू रूप देने के लिए ही उपभाषा के रूप में अंग्रेजी को जोड़ी गई। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी में जानते हो कि ए फॉर एप्पल, यानी सेब जो है, अगर बात की जाए तो सेब की अंग्रेजी एप्पल होती है। तो अब चाहे आप यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे तेलंगाना में हो,
एप्पल यहाँ भी सेब है तो एप्पल वहां भी सेब होगा। वहां सेब के लिए अंग्रेजी में और कोई वर्ड का प्रयोग, शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए ऐसा प्रावधान रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, हिंदी प्रदेश में जाता है, तो अपना जीवन यापन वो कर सकता है, क्योंकि किसी की जो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, कितनी भी कमजोर होगी तो इन शब्दों का प्रयोग तो वो कर ही सकता है। तो इसलिए जब वो जीवन यापन करने लगेगा, फिर धीरे धीरे जब वहां रहता है तो उसकी भाषा को वो क्या करता है, ग्रहण करता है और उसको सीख लेता है, बाद में उस चीज को बोलने भी लग जाता है। क्योंकि जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो तो जन्मजात होती है व्यक्ति के अंदर ना। और आपने पढ़ा भी है, जब सीटेट का आपने पढ़ा होगा कि भाषा जो सीखने की क्षमता बालकों के अंदर होती है या बालिकाओं के अंदर होती है वह जन्मजात होती है। यानी जो आपके चॉम्स्की महोदय थे उन्होंने बताया ना कि भाषा जो सीखने की क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। तो इन जो चॉम्स्की महोदय थे, वह वाइगोस्की थे या जीन पियाजे, इन लोगों ने जो भाषा के क्षेत्रों में बताया वो इन्हीं सब के बारे में बताया गया कि इनकी जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। और बालक हो या वृद्ध हो या युवा हो, कोई भी हो, वो जिस परिप्रेक्ष्य में या जहां पर रहता है वह भाषा को अच्छी तरह से सुनता है, महसूस करता है और बाद में भाषा को सीख भी लेता है। तो इसीलिए उपभाषा अंग्रेजी जो है वो रखी गई। और दोस्तों जो उपभाषा अंग्रेजी शुरुआत में रखी गई थी यह सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए थी। यानी शुरुआत में जो इसको स्थान दिया गया वह मात्र 15 साल के लिए उपभाषा के रूप में दिया गया था। और ये हुआ कि बाद में उसको जो भी इसमें बदलाव करने की आवश्यकता होगी वो 15 साल बाद हम लोग बदलाव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों फिर ऐसी कोई कंडीशन आज तक बनी ही नहीं, और वो जो क्रम है वह क्रम आपका अभी तक ऐसे ही चलता आ रहा है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, राजभाषा के नाम से आपकी जानी जाती है। और मैंने कल आपको राष्ट्रभाषा के बारे में दोस्तों बताया था कि किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों की जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है भाषा, वही भाषा आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। किसी भी देश में अगर कोई भाषा बोली जा रही है और वो भाषा कितनी मात्रा में बोली जा रही है ये डिपेंड करता है। तो जो भाषा जिस मात्रा में, जितनी मात्रा में बोली जाएगी वही भाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा के नाम से जानी जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको राजभाषा के रूप में और इसके साथ साथ आपको राष्ट्रभाषा के रूप में अच्छे से जो डाउट्स थे तो वो आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए दोस्तों अब थोड़ी सी बात करता हूं मैं। यहाँ पर हम लोग बोलियां के बारे में बात कर रहे हैं कि बोलियां हैं क्या या बोली क्या है। तो पहले बोली के बारे में आप जान लीजिए कि बोली है क्या, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हम पढ़ रहे थे वो हिंदी भाषा उद्भव, विकास एवं स्वरूप। तो ये कल का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, यानी जो कल का वीडियो था उसमें आपने पढ़ा था हिंदी भाषा उद्भव, विकास एवं स्वरूप आपने पढ़ा था। तो इसमें जो आपने पढ़ा था वो कल आप उसको पार्ट 1 के अंतर्गत मान सकते हो, और ये जो है आज उसी का ये क्या है, पार्ट 2 है आपका। तो इस क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने लिखा है अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं तथा उसकी जो उपभाषाएं हैं वो क्या क्या होती हैं। तो उपभाषाएं दोस्तों जानने से पहले थोड़ा सा आइए बोली के बारे में जान लेते हैं कि बोली आपकी होती क्या है। अभी तक आपने दोस्तों जो पढ़ा है वह भाषा मैंने कल आपको बता दिया है कि जब भी हम अपने विचार को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरे के विचारों को हम ग्रहण करते हैं और एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, भाषा कहलाती है। तो भाषा के बाद आपका आता है बोली। बोली क्या होती है, देखिएगा दोस्तों, बोली जो होती है वह किसी निश्चित क्षेत्र की एक क्या होती है, बोली के अंतर्गत आता है। अगर मैं बोली की सीधे बारे में बात आपसे अगर करना चाहूं तो बोली का जो दायरा होता है वह दायरा निश्चित होता है। सपोज करिए कि 4 किलोमीटर का दायरा फैला हुआ है, 10 किलोमीटर मान लीजिए, 10 किलोमीटर का दायरा आपका फैला हुआ है। अब इस 10 किलोमीटर का जो रेंज आपका फैला हुआ है, या कह लीजिए जो 10 किलोमीटर का दायरा आपका एक अच्छी प्रकार से फैला हुआ है, तो 10 किलोमीटर के अंदर जिस भी का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो लोग बातचीत करते हैं, वही यहाँ पर क्या बन जाएगा, बोली के अंतर्गत माना जाएगा। और आपने सुना होगा कि एक कहावत भी है कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में बानी।
यानी जो कोस होता है, एक कोस आप जाओगे तो आपको लगभग पानी का जो टेस्ट है उसमें परिवर्तन मिल जाएगा, और जब आप 4 कोस चल लोगे तो हो सकता है बोली में भी आपको परिवर्तन देखने को मिल जाए। बोली और भाषा में अंतर क्या होता है, देखिए मुख्य रूप से समझिएगा। एक बहुत ही अच्छा अंतर बताता हूं आपको, तुरंत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे अनुमान से। बोली दोस्तों आपकी जो होती है उसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है, याद रखिएगा। बोली जो होती है वह उसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है, जबकि भाषा जो होती है उसमें साहित्यिक रचना हो जाती है। जब बोली एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित दायरे में ही प्रयोग की जाती है, जबकि जो भाषा होती है उसका जो एरिया होता है, उसका जो विस्तार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बोली दोस्तों जो होती है एक निश्चित क्षेत्र की होती है, भाषा जो होता है उसका एक बहुत बड़ा विस्तार होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा, बताना चाहूंगा कि जो आपकी बोली है इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है। अगर कोई विद्वान या कोई जो राइटर हैं उन्होंने उसमें साहित्यिक रचना कर दी तो उसका एरिया जो बहुत विस्तृत हो जाता है, और जब साहित्यिक रचना हो जाती है तो उसे भाषा के रूप में आप क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, या भाषा के रूप में उसको आप मान सकते हो। तो बोली जो होती है किसी निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और बोली में कोई साहित्यिक रचना नहीं होती है। और अगर किसी राइटर ने साहित्यिक रचना उसमें कर दी और उसको उपाधि मिल गई, या कह लीजिए उसकी जो रचना है वो चर्चित हो गई, उसका विस्तार हो गया, तो समझिएगा कि वो भाषा का रूप अब आपका ले सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने मैंने 3 चीजें बताई। एक तो बोली के बारे में आपने जाना, इसके साथ ही साथ आपने भाषा के बारे में जाना, राष्ट्र भाषा क्या होती है उसके बारे में जाना, और राजभाषा क्या होती है उसके बारे में। दोस्तों राष्ट्रभाषा की चर्चा आप याद रखिएगा कि संविधान में कहीं नहीं है, वहां पर जो सिर्फ और सिर्फ चर्चा की गई है वह सिर्फ चर्चा राजभाषा के अंतर्गत ही की गई है। तो दोस्तों आपको निश्चित है ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो अगर लेना चाहो, तो फिर मैं आगे इसको लेके चलता हूँ, बढ़ता हूँ। चलिए मित्रों देखिएगा, उसी के क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। देखिएगा, हिंदी भाषा उद्भव, विकास एवं स्वरूप। कल मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो कल के वीडियो में, कि जो मुख्य रूप से माने जाते हैं वह बोलियां जो मानी जाती हैं वह आपके जो उपभाषाएं मानी जाती हैं वो 2 ही थे। लेकिन आर्य भाषा के उसमें आप देखोगे तो जो ये आपकी अपभ्रंश है या आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं हैं, तो अपभ्रंशों की संख्या आपको वैसे जो मिल रही थी वो 2 ही मिल रही थी। लेकिन यहाँ आर्य भाषा के उसमें आप देखोगे तो ये जो संख्या अपभ्रंशों की आपको मिली हुई है ये 6 संख्या मिली हुई है। तो आप जब दोस्तों इधर देखोगे तो ये आपके क्या मिल रहे हैं, अपभ्रंश आपको मिल रहे हैं, और इधर इनकी जो आधुनिक भाषाएं हैं तथा इनकी जो उपभाषाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर मैंने दोस्तों चर्चा की है। तो पहला देखिएगा, आपकी जो अपभ्रंश है वो सौरसेनी है, और इसकी जो आधुनिक भाषा तथा उपभाषा है वह पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है और गुजराती है। दोस्तों याद रखिएगा कि इनसे आपके निश्चित प्रश्न बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आप पढ़ रहे हो, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन निश्चित मिलने ही मिलने हैं। तो पहला आपने देखा कि सौरसेनी है, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती आपके अंतर्गत उपभाषाएं आती हैं। दूसरी आपकी जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो है आपकी पैशाची। पैशाची में आपकी लाहड़ा और इसके साथ ही साथ पैशाची को शामिल किया गया है। तीसरा है आपका ब्राचड़। ब्राचड़ में आपकी जो आती है वो आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाओं में वो आपकी सिंधी आती है। चौथा आपका है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री के अंतर्गत आपकी जो उपभाषा बनेगी वो कौन सी बनती है आपके दोस्तों, मराठी बनती है। अगला जो है आपका 5वां वो है मागधी, और मागधी के अंतर्गत आपका बिहारी आता है, बांग्ला है, उड़िया है और असमिया है। अगला जो आपका 6ठा है वो अर्धमागधी है। अर्धमागधी के अंदर आपका क्या जाता है, पूर्वी हिंदी की चर्चा की गई है, यानी अर्धमागधी के उसमें जो चर्चा की गई हो, किसकी चर्चा की गई है,
पूर्वी हिंदी की दोस्तों चर्चा की गई है यहाँ पर। तो जो पूर्वी हिंदी है ये आपकी किसकी है, अर्धमागधी की है, और मागधी की जो है आपकी क्या है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों ये जो 6 आपको क्रम मिले हैं, यानी अगर इन 6 क्रम के बारे में बात करूं तो यही आपकी क्या कहलाएंगे, अपभ्रंश के रूप में जाने जाते हैं जो आपको मिलते हैं। क्लियर डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखिए क्या लिखा है कि उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है, यानी जो उपर्युक्त विवरण दिया गया है, उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव जो हुआ है अपभ्रंश के, यानी ऊपर जो निर्णय आपने लिया इसके अनुसार पर क्या लिया कि जो इसका उद्भव हुआ है वो मुख्यतः किसका हुआ है, अपभ्रंश के सौरसेनी से हुआ है। यानी किससे, एक आपकी ये हो गई सौरसेनी, अर्ध मागधी हो गया आपका, और मागधी के रूप में हुआ है। यानी इन तीनों से ही रूपों से हिंदी का आपका जो विकास है वो आपको देखने को ज्यादा से ज्यादा मिलता है। तो ये तो आपके दोस्तों जो 6 आपने पढ़े। और अब दोस्तों इसी को मैं और विस्तार से चर्चा करूंगा कि किस प्रदेश के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है, किस प्रदेश के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, किस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। इन सब के बारे में दोस्तों अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो मैं आप लोगों से जरूर चर्चा करूंगा और विस्तृत तरीके से चर्चा करूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया जो ये चीजें आपने देखी हैं, तो इन सब को आप अगर अच्छे से कंठस्थ करते हो तो निश्चित है आपको 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है। और दोस्तों एक बात ये बताना चाहता हूं कि आपने जो देखा है कुछ प्रोग्राम मेरे टेलीग्राम चैनल पर, विकास क्लासेस इलाहाबाद के नाम से मेरा टेलीग्राम में जो चैनल है उसमें कुछ प्रतियोगिता रोज रात 10 बजे होती है। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति हों वो उसमें जुड़ सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। तो दोस्तों उसमें से कुछ क्वेश्चन थे जो कुछ लोगों को अभी मेरे मित्रों को डाउटफुल लग रहे हैं, तो आइए उन क्वेश्चनों को एक बार में थोड़ा सा उनका डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था आपका कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का क्रम सही क्या है। यह जो दोस्तों मित्रों आपके सामने यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपका कल का प्रश्न था। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखते हैं कि ये जो शब्दों का आपको क्रम रखने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आप शब्दों का सही क्रम बताइए। तो जो शब्दों का आपका सही क्रम होता है, आइए उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो जो शब्दों का आपका मित्रों क्रम डिसाइड करना होता है वह कैसे डिसाइड करना होता है उसके बारे में आइए देखते हैं। पहला लिखा था इसमें आपका है, देखिएगा संतान लिखा हुआ है, इसके साथ साथ आपका जो शब्द लिखा हुआ था सक्षम लिखा हुआ है, सकल लिखा हुआ है, और एक आपका शब्द लिखा हुआ है सचल। ये मैंने आपके सामने दोस्तों 4 शब्द लिखे हुए हैं। अब इन चारों शब्दों में अगर आपसे पूछता है कि इनको आप एक प्रॉपर क्रम में लगाइए कि कौन से नंबर पर पहला आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा और कौन सा आपका चौथे नंबर पर आएगा। अगर मित्रों इस तरह के प्रश्न आपसे कभी भी पूछता है तो इसको क्रम को डिसाइड करने के लिए आप एक चीज याद रखिएगा, जो इसकी ट्रिक है कि सबसे पहले, यानी जो सबसे पहले शुरुआत होती है वह हमेशा अनुस्वार से होती है। दोस्तों अगर कभी ऐसा पूछता है तो जो आप इनका क्रम डिसाइड करोगे तो सबसे पहले वह हमेशा किससे, अनुस्वार से होता है। अगर आपको अनुस्वार लगा हुआ कोई शब्द सबसे पहले मिले, चारों शब्दों में कोई भी एक शब्द ऐसा मिल रहा हो जिसमें आपका अनुस्वार लगा हो दोस्तों, तो आप समझिएगा उसका जो क्रम होगा वो सबसे पहले 1 नंबर पर आएगा। तो सबसे पहले एक यहाँ पर आपको दोस्तों संतान मिल रहा है, तो इसका मतलब जो संतान शब्द है ये आपका सबसे पहले यहाँ पर शामिल किया जाएगा। दूसरा इसी का रूप क्या कहता है मित्रों, देखिएगा कि इसके बाद आपको जो सबसे पहले लेना है वह आपको अब क्या लेना है, यहाँ पर स्वर को लेना है। यानी यहाँ पर आपको क्या है कि स्वर को लेना है। स्वरों को लेने के बाद आप किसका स्थान लोगे, व्यंजनों को स्थान दोगे।
यानी यहाँ पर आप जो स्थान दोगे वो किसको स्थान आप दोगे, व्यंजन को स्थान देते हो। तो सबसे पहले आप स्वर को स्थान दोगे और दूसरे उसमें आप जो दोगे वो किसको दोगे, व्यंजनों को स्थान दोगे। तो व्यंजनों में देखिएगा, अब स्वर यहाँ पर हो गए। अब देखिएगा संतान शब्द आपका हट चुका है। अब यहाँ पर बचा सक्षम, सकल, सचल। पहले वर्ण को मिलाइएगा, सा इसमें है, सा इसमें है और सा इसमें है, यानी सा सा तीनों में आ रहा है। तो इसको आप छोड़िए क्योंकि तीनों में आपको समान रूप से मिल रहा है ना सा। अब देखिएगा अगला जो है ये छा है। तो छा तो बनता है वो का धन, आपको पता है किससे मिलके बनता है, शा से मिलके बनता है। अगला जो आपका है यहाँ पर भी आपका क्या है, का रहा है और यहाँ पर भी आपका क्या रहा है, चा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या रहा है, ये आ रहा है। तो इस क्रम में अगर आप अब देखोगे तो छा रहा है और ये क्या रहा है आपका, का आ रहा है। तो इस क्रम में जो सबसे पहले आपका आएगा तो इसमें छा है, यानी का धन सा से मिलकर बनता है और ये आपका क्या है, का है आपका। तो जब का को आप लोगे, यानी का को आप स्थान यहाँ पर देना चाहोगे, तो अब यहाँ पर कौन आएगा सबसे पहले, छा तो लास्ट में पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ये पहले आएगा। तो इसमें क्या हो गया आपका, सकल। यानी यहाँ पर जो आपका आया है वो क्या आया है आपका, शकल आया है। अब देखो एक चीज याद और रखिएगा, किससे मिलकर बना है, का धन सा से। और आप कहोगे कि इसमें भी आपको क्या मिला है, का मिला है। तो जब दोनों में का आपको मिल रहा है तो इस कंडीशन में आपको यहां से अब शब्दों को देखना पड़ेगा। तो जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, या, रा, ला, वा और इसके बाद आप लिखते हो शा, 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 हा। लगभग ये क्रम आपका चलता है दोस्तों। तो जब ये क्रम आपका चलता है तो इसमें आप देखते हो कि ये सा जो आता है यह आपको यहाँ मिल रहा है, यानी ये सा आपको जो मिल रहा है यहाँ, यानी ये जो आया है ये ला के बाद आया है। तो जो ला के बाद आया है तो इसीलिए सकल शब्द को मैंने पहले लिखा, नहीं तो का यहाँ पर भी है और का आपका दोस्तों यहाँ पर भी है। क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट आपका। तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, सकल ले लिया। अब आपके सामने जो शब्द बचे वो दो शब्द बचे हैं, एक आपका बचा है सक्षम और एक आपका जो शब्द बचा हुआ है दोस्तों वो क्या बना हुआ है, सचल बचा हुआ है दोस्तों। अब सक्षम में आपको पता है कि ये सा जो है छा बना है, ये का धन शा से बना है, आपका का धन सा से बना है। तो जब का धन सा से बना है और ये सचल में यानी ये चा है आपका, तो का खा गा घा अंगा चा आता है। तो का के बाद ही क्या आता है आपका, चा आता है। तो जब का के बाद चा आता है तो इसका मतलब ये आपका जो लिया जाएगा यह सबसे पहले ले लिया जाएगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, सचल आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। नहीं होता है तो इसका पूरा का पूरा एक टॉपिक है, मैं आपको और डिटेल से उसमें बताऊंगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर इस चीज के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन एक देखिएगा आपका जो था, यह जो दोस्तों क्वेश्चन था वो जो मैंने परसों कुछ प्रतियोगिता कराई थी उसके क्वेश्चन है कि विषय, क्वेश्चन क्या कहा था कि निम्न में कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, कि निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। यानी जो शिक्षक के अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है वो कौन सा कारक है। तो पहला इसमें ऑप्शन जो था कि विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, यानी जो अनुभव होते हैं उसकी प्रगति, और जो अधिगम की प्रक्रिया है यानी वो प्रक्रिया कैसे हो रही है, अब आप खड़े होके सीख रहे हो या बैठ के सीख रहे हो, इसके बारे में बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा था विषय वस्तु में प्रवीणता। अब दोस्तों देखिएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता जरूरी नहीं है कि आप उसको समझ के करो। कई बार ऐसा भी होता है कि चीजों को आप रट भी लेते हो, तो रटा हुआ कभी भी आपका अधिगम के अंतर्गत आपका नहीं माना जाएगा। तीसरा है बैठने की उचित व्यवस्था, इससे कोई लेना देना है नहीं है। शिक्षा अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, देखिएगा सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो पहला भी ऑप्शन हो सकता था कि विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, उसकी प्रकृति के अनुसार भी हो सकता था। लेकिन चौथा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षा अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे उसी के अनुरूप ही आप चीजों को अच्छी प्रकार से सीख सकते हो। अगर सीखने के लिए आपको संसाधन नहीं मिलेंगे तो आपको चीजों सीखने में परेशानी होगी और हो सकता है उतना तत्परता से आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि भाषा को ही आप ले
लोग, यहीं से जोड़ के देख लो आप। नित्य जीवन में आप देखो अपने, बालक एक अच्छे वातावरण में रहता है, एक अच्छा समाज में रहता है, तो उसकी भाषा का विकास बढ़िया होता है, क्योंकि उसको संसाधन मिल रहा है और प्रकृति मिल रही है। लेकिन जब वही बच्चा एक ऐसे समाज में रहता है जिस समाज के बच्चे पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, या उनके घर परिवार के बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हो सकता है कि वहां से उसको चीजों जो सीखने को मिले बहुत कम मिल पाए। तो जो सबसे अच्छा उपयुक्त ऑप्शन मित्रों होगा वो शिक्षा अधिगम संसाधनों की उपलब्धता ही माना जाएगा। अगला है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां, इसके बाद आपका जो था क्वेश्चन में था वो आपका डॉट डॉट लगा है, यानी खाली स्थान है, की ओर संकेत करती हैं। यानी प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डॉट डॉट की ओर संकेत करती हैं। पहला ऑप्शन सीखने की अनुपस्थिति, दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, और तीसरा ऑप्शन वह कैसे सीखते हैं, और चौथा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। यानी प्रायः शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां होती हैं वह किसकी ओर संकेत करती हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। अगर बालक त्रुटि कर रहा है तो इसका मतलब उसने उस चीज का अभ्यास नहीं किया है, या उस चीज को वो समझ नहीं रहा है, या उस चीज को वो अच्छे से नहीं जान रहा है। तो दोस्तों ये निश्चित है आपको जो मैंने आंसर दिए आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और भी था कि रस में से क्वेश्चन था कि श्रृंगार रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस का इनका स्थायी भाव। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपके तीनों रस हैं, यानी जो यहाँ पर मैंने आपके सामने अभी 3 रस के बारे में बात की है, वो आपका चाहे यहाँ पर श्रृंगार रस हो, यहाँ पर श्रृंगार रस हो, या आपका वात्सल्य रस और आपका भक्ति रस। देखिएगा इन दोनों का, यानी जो इन 3 आपके सामने है, इनका जो स्थायी भाव होता है वह प्रेम ही होता है। यानी इनका तीनों का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम होता है। अब प्रेम का संबंध जो है वह किससे आपका माना जाता है। अगर प्रेम का संबंध की आप बात करोगे तो प्रेम के जो संबंध माना जाता है वो यह कह लीजिए, जो प्रेम के देवता हैं वो कौन से माने जाते हैं आपके, बताइए। जो प्रेम के आपके देवता माने जाते हैं, प्रेम के देवता को किसको माना जाता है, उन्हीं की पत्नी का नाम है रति। अगर मैं प्रेम के देवता की बात करता हूं तो उनके जो प्रेम के देवता होते हैं, उनके प्रेम के देवता की जो पत्नी है उनका नाम क्या है आपके, रति मानी जाती हैं। और इनके जो देवता हैं वो कौन से हैं आपके, पता ही है आप सब लोगों को, कामदेव। तो कामदेव की पत्नी कौन है, रति हैं। तो इन्हीं से ही प्रेम, यानी इन दोनों से ही प्रेम की उत्पत्ति या प्रेम के बारे में पता चलता है। तो जब प्रेम शब्द है और प्रेम इनसे जुड़ा हुआ है तो इसीलिए इन तीनों का एक जो स्थायी भाव बनता है वह क्या बनता है दोस्तों, रति बनता है। क्योंकि तीनों का स्थायी भाव क्या है, प्रेम है। लेकिन इन तीनों के प्रेम में अंतर है, यहाँ श्रृंगार रस का प्रेम है, यहाँ वात्सल्य रस का प्रेम है। यानी यहाँ जो श्रृंगार रस का प्रेम होता है नायक और नायिका का होता है, वात्सल्य रस का जो प्रेम होता है माता से बच्चे का, पिता से बच्चे का, भाई से बहन का, बहन से भाई का, बहन बहन का, ये जो प्रेम यहाँ पर होंगे ये वात्सलता को दिखाएंगे। और भक्ति रस में जो प्रेम होता है वो भगवान से भक्त का या भक्त से भगवान का प्रेम आपका होता है। तो दोस्तों आपको निश्चित है ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जो मैंने चीजें आपके सामने, तथ्य आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो मिलेंगे वो हिंदी जो बोलियां हैं, किस किस राज्य में, किस किस जिले में कौन सी बोलियां हैं, कौन सी उपभाषाएं हैं, इनकी जो चर्चा करूंगा मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और दोस्तों एक चीज आपको मैं और बता दूं कि मेरे चैनल में आप अगर जुड़ना चाहें, टेलीग्राम का जो चैनल है विकास क्लासेस इलाहाबाद, तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।